Hello students, welcome to our channel e-learning group GSS Jaruda. Today I am going to teach you the fourth lesson of the beehives named A Truly Beautiful Mind. I hope you all are taking interest and trying your hard to learn the lessons taught by us. So let's start. The title of the lesson is A Truly Beautiful Mind. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आप आपके बी हाइव्स बुक के फोर्थ सेक्शन का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिसका मतलब है वास्तविक सुंदर मन। रियली जो एक सुंदर मन है उसको लेकर के ये लेसन लिखा गया है। ये कौन, किसका सुंदर मन है, किसकी बात है, किस पर्सनैलिटी के बारे में ये बताया जा रहा है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है। तो सबसे पहले हु इज़ हु इन द लेसन, यानी इस लेसन में कौन कौन से करेक्टर्स हैं, क्या हैं, इसको हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो पहला जो नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि इस लेसन के मुख्य करेक्टर हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, ये नाम अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं इनके बारे में। He was a genius who discovered, ये वो जीनियस हैं, वो प्रतिभाशाली व्यक्ति है। डिस्कवर्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, जिन्होंने की हमारी जो समझ है किन किन चीज़ों को लेकर के, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द कॉस्मोस, और इसके अलावा जो कॉस्मोस है हमारा, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसके बारे में इन्होंने हमें बताया है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन इसके एक तो मेन कैरेक्टर हैं, और रियली इन्हीं के बारे में ये इनके कैरेक्टर को, इनके व्यक्तित्व को लेकर के ये लिखा गया है। ये एक तरह से बायोग्राफी है अल्बर्ट आइंस्टीन की। तो कौन थे अल्बर्ट आइंस्टीन? जीनियस थे, जिन्होंने हमारी जो स्पेस, टाइम एंड कॉस्मोस के बारे में समझ है उसको खोजा। अब दूसरा इसमें जो करेक्टर है वो माजा नाम का है, माजा नाम की। तो ये ये कौन थी माजा? शी वॉज द यंगर सिस्टर ऑफ आइंस्टीन, आइंस्टीन की छोटी बहन थी हैं। और अगला है मिलेवा मैरिक, अगला जो इसका जो करेक्टर है वो है मिलेवा मैरिक। शी वॉज सर्बियन थी, वो सर्बिया की रहने वाली। एंड फेलो स्टूडेंट होम आइंस्टीन, और आइंस्टीन की ये सहपाठी थी। होम आइंस्टीन मैरिड, जिनसे आइंस्टीन ने विवाह किया था इन जनवरी 1903 में, 1903 में, एंड डाइवर्स्ड इन 1919, और इन दोनों के बीच में 1919 में डाइवर्स हो गया। तो ये एक और कैरेक्टर हैं इस लेसन में, मिलेवा मैरिड। और देन इसके बाद एल्सा नाम की एक कैरेक्टर हैं, और ये शी वॉज अ कजिन ऑफ आइंस्टीन होम ही मैरिड इन 1919। ये इनकी कजिन थी, चचेरी बहन थी, जिनसे उन्होंने 1919 में विवाह किया था। एंड लास्ट एक और पार्ट है इसमें, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिकन राष्ट्र प्रेसिडेंट, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो ये बेसिकली इस चैप्टर में मेनली ये 5 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें मेन फोकस जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन की लाइफ पर है। उन्हीं को लेकर के ये लेसन लिखा गया है। अब हम चर्चा करेंगे अबाउट द लेसन। इस लेसन में क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। आइंस्टीन की ये कहानी उन्हें एक पूर्णतः साधारण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। दिस स्टोरी शोज प्रेजेंट्स आइंस्टीन एज ए वेरी सिंपल पर्सन, प्रस्तुत करती है जिनकी अपनी रुचियां हैं, जिनके अपने खुद के रुचियां हैं, अपनी इंटरेस्ट है,
अपने खुद के इंटरेस्ट हैं, रुचियाँ थीं, और वो बहुत ही एजिटेटिव माइंड के थे, अर्थात बगावती तेवर में हमेशा रहते थे, गलत चीज़ का विरोध करते थे और क्रांतिकारी थे, और जिनकी अपनी समस्याएं थी। ही हैड हिज ओन प्रॉब्लम्स, जैसे कि अभी देखा आपने, इनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी सुखद नहीं था। उनकी जो पहली पत्नी थी उससे उनका डाइवोर्स हो गया था, और फिर अंत में उन्हें अपनी चचेरी बहन से विवाह करना पड़ा। विद्यार्थी इस बारे में विचार कर सकते हैं कि लोगों द्वारा महान व्यक्ति के रूप में मान्यता देने से पहले एक महान व्यक्ति को कैसा समझा गया, उनको क्या माना गया। ऐसा नहीं है कि महान लोग किसी विशिष्ट चिन्ह के साथ जन्म लेते हैं। यानी यहाँ पर ये शो करना चाहता है लेखक कि कोई भी महान व्यक्ति जो है वो भी जन्म लेता है, वो बिल्कुल उसका भी बर्थ होता है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जो आम लोगों का जन्म होता है उस टाइप से उसका ही जन्म होता है। किसी विशिष्ट चिन्ह के साथ जन्म लेते हैं जो उन्हें तत्काल पहचानने में हमारी सहायता करें। और लेकिन हाँ, जन्म तो इनका सामान्यतः होता है, लेकिन जन्म के साथ इनमें कुछ विशिष्ट बातें होती हैं। इनका टैलेंट जो है जन्म से ही नज़र आने लग जाता है। ऊँट के पग पालने में ही नज़र आ जाते हैं, कहावत है, तो बिल्कुल वही बात है। महान व्यक्ति जो होता है उसके लक्षण जो हैं हमें शुरू से ही देखने को मिल जाते हैं। उसके जो स्पेशल जो चिन्ह जो होते हैं, अर्थात उसकी विशिष्ट विशेषताएं जो हैं वो हमें शुरू से ही पता लग जाती है। तो फिर किसी व्यक्ति की कौन कौन सी विशेषताएं उसको प्रतिभाशाली या महान बनाती है, हमारे सामने प्रश्न है। तो इस पार्ट में कुल मिला के हम जानेंगे आइंस्टीन के बारे में, और उनके बचपन में उन्होंने कैसी लाइफ जी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, और किस तरह से उन्होंने ग्रेटनेस को प्राप्त किया, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो मुख्य रूप से हम आइंस्टीन के बारे में लेसन में जानने वाले हैं, और आइंस्टीन के माध्यम से ये जानेंगे कि किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति भी महानता को प्राप्त कर सकता है अगर उसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता है। तो आइए अब इसी क्रम में हम इसको लेते हैं आगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड आज का हमारा लेसन है, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। पढ़ने से पहले कुछ बातें अभी हमने जाना कि इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, और साथ ही इसमें लेसन में क्या है। अब इसको पढ़ने से पहले कुछ और बातें। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो आइए पढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। Who do you think of when you hear the word genius? यानी जब भी आप जीनियस वर्ड को सुनते हैं तो आपके सामने, आपके दिमाग में किन का ख्याल आता है, किन लोगों के बारे में आप जानते हैं, आपके मन में किन का ख्याल आता है। Who is a genius? अब जीनियस कौन होता है? What qualities do you think a genius has? और आपके हिसाब से एक जीनियस में कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी महानता होती है, तो कौन कौन से उसमें विशिष्ट गुण होते हैं, ये हम जानेंगे। We shall now read about a young German civil servant। आज हम यहाँ इस पाठ के माध्यम से एक जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में जानेंगे। एक युवा जर्मनी का रहने वाला एक सिविल सर्वेंट जो है, यानी यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? अल्बर्ट आइंस्टाइन की। who took the world by storm
जिन्होंने दुनिया में तूफान ला दिया था, दुनिया को हिला कर रख दिया था, अबाउट 115 ईयर्स अगो, आज से लगभग 115 साल पहले की बात है, जब उन्होंने पूरी दुनिया में तूफान सा मचा दिया था। क्या ऐसा कारनामा किया था वो जानेंगे। इन द समर ऑफ 1905, उस समय की बात है। इन द समर ऑफ 1905, 1905 की गर्मियों का दिन थे। द 26-year-old पब्लिश्ड, इस 26 वर्षीय युवक ने प्रकाशित किया, इन क्विक सक्सेशन, जल्दी जल्दी, इन क्विक सक्सेशन का मतलब जल्दी जल्दी प्रकाशित किया, 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, अपने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स जो हैं, अर्थात अपने शोध पत्रों को, 4 शोध पत्रों को उन्होंने एक के बाद एक जल्दी जल्दी जो है ग्राउंड ब्रेकिंग, अर्थात जो पहले से जो परंपराएं मानी जा रही थी उसको तोड़ने वाली विचारधाराओं से भरे हुए 4 शोध पत्र जो हैं क्विक सक्सेशन में जल्दी जल्दी उन्होंने प्रकाशित किए। और ये थे किसके बारे में शोध पत्र उनके? अबाउट लाइट, एक तो लाइट के बारे में, प्रकाश, एंड द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कणों की गति के बारे में, एंड द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, या इसके अलावा उन्होंने जो एक खोज की थी वैद्युत गतिशीलता के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में, एंड मूविंग बॉडीज, यानी पिंडों की वैद्युत गतिशीलता, वैद्युत गतिशीलता के बारे में, एंड एनर्जी, और इसके अलावा उन्होंने ऊर्जा के बारे में अपने 4 लगातार शोध पत्र प्रकाशित किए और पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। हिज वर्क, उनकी जो, तो कुल मिला के उन्होंने जो अपना शोध पत्र किन किन क्षेत्रों में, एक तो लाइट के बारे में जो जानकारी थी लोगों की आज तक उससे हटकर जानकारी दी उन्होंने, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी कणों की गति के विषय में। इसके अलावा द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, पिंडों के वैद्युत गतिशीलता के बारे में, और एनर्जी यानी ऊर्जा के बारे में। उन्होंने जो ये जानकारी दी, ये ग्राउंड ब्रेकिंग जो पेपर्स जो छापे, यानी कहने का मतलब परंपरा जो चली आ रही थी आज तक, जो जानकारी थी उससे हटकर उन्होंने ये शोध पत्र जारी किया। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल, हालांकि खैर उनके इन रचनाओं ने, उनकी ये जो रचना थी, उनकी जो ये कार्य था, उसको एक साइंटिफिक जर्नल में, वैज्ञानिक जो बुक्स जो होती हैं, जर्नल्स जो होती हैं, उनमें केवल कुछ ही पेज मिले। हालांकि कुछ ही पेज उनको, यानी कहने का मतलब उनकी इन रचनाओं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय साइंटिफिक जर्नल्स में जानकारी दी गई, थोड़ी बहुत, कुछ कम ही पेजेज में जानकारी दी गई, बट इस जानकारी ने चेंज्ड फॉरएवर आवर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इस जानकारी ने हमारी जो जानकारियाँ थी, हमारी जो समझ थी, अंडरस्टैंडिंग थी, किसके बारे में? स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस, अंतरिक्ष, समय, और दो जो एंटायर कॉस्मोस है, ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, इसके बारे में जो हमारी पहले तक आज तक जो जानकारी थी, उसको हमेशा के लिए फॉरएवर जो है इन शोध पत्रों ने चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। अर्थात जो आज तक हम समझ रहे थे इन चीज़ों को लेकर, स्पेस और टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस को लेकर के जो हमारी जानकारियाँ थी, उसमें काफ़ी उन्होंने परिवर्तन ला दिया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन, और अपना जो नाम है आइंस्टीन, उसको बदल दिया इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस, प्रतिभा के पर्याय के रूप में, यानी कहने का मतलब वो लोगों के लिए प्रतिभा के पर्याय बन गए। तो ये जानकारी हमने देखी। तो
तो कुल मिला के इन जानकारियों से पता चलता है कि कितना बड़ा काम उन्होंने इस क्षेत्र में किया, विज्ञान के क्षेत्र में किया, और विशेष रूप से फिजिक्स के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो अतुलनीय है। और लोगों की जो समझ थी स्पेस, टाइम एंड द इंटायर कॉस्मोस के बारे में, वो बिल्कुल बदल दी उन्होंने। 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, और आज 50 साल से भी ज़्यादा, 65 साल से भी ज़्यादा उनकी मौत को हो गए हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस स्टिल रेंज, और उनका जो प्रतिभा है वो अभी भी कायम है, अभी भी कायम है, स्थापित है, उसका राज है। तो पढ़ने से पहले हमने ये कुछ जानकारियाँ ली, और इससे निश्चित रूप से आपको मदद मिली होगी कि ये चैप्टर किसको लेकर के है, इसके बारे में है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन की बायोग्राफी ही कह सकते हैं इसको हम। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है उसको हम देखेंगे, फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसकी जानकारी लेंगे हम। सबसे पहले उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ सामान्य बातें, जीवन काल के प्रारंभिक जो अर्लियर स्टेज होती है लाइफ की, किसी भी बंदे की, किसी भी पर्सन की, उसको देख रहे हैं हम। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। उनका जन्म आइंस्टीन का 14 मार्च 1879 को जर्मन शहर उल्म में हुआ, विदाउट एनी इंडिकेशन। और उनका जन्म बिल्कुल साधारण तरीके से जैसे सामान्यतः बच्चों का होता है, बिना किसी संकेत के। दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, ऐसा कोई भाग्य नहीं लिए हुए थे वो, या ऐसा कोई संकेत उनके बाल्यकाल में या जन्म के समय नहीं हुआ, बर्थ के समय, जिससे ये लगे कि वो उनमें कोई महानता के गुण है, ग्रेटनेस के कोई गुण है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इंडिकेशन मीन्स संकेत, डेस्टाइन्ड का मतलब भाग्यशाली है, फॉर ग्रेटनेस यानी महानता के लिए। तो कहने का मतलब जब 14 मार्च 1879 को इनका जन्म जब जर्मन सिटी ऑफ उल्म में हुआ, तो उस समय ऐसा कोई संकेत नहीं था उनके जीवन में, उनमें खुद में, जिसको देख करके लोग ये समझे कि ये व्यक्ति किसी महानता के गुण को लेकर पैदा हुआ, ये निश्चित रूप से महान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था, और बल्कि उल्टे इसके विपरीत, महानता छोड़ सामान्यता से भी अलग, यानी वो एक विचित्र बालक के रूप में जन्म हुए। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज ए फ्रीक, बल्कि उल्टे उनकी माँ ग्रेटनेस के संकेत की तो बात छोड़िए, उनकी जो मदर है वो ऐसा सोचती थी कि उनका बेटा जो है वो फ्रीक है, अर्थात कहने का मतलब अपने आप में एक विचित्र दिखता है, फ्रीक है। फ्रीक मीन्स टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज अनयूजुअल, जो अनयूजुअल हो, एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अनयूजुअल हो, जो किसी दूसरे की तरह नहीं दिखता हो, दूसरे की तरह उसका यानी असामान्य माना जाता था उसको, असाधारण, वो अजीब। उसकी माँ जो है उसको बड़ा अजीब मानती थी, अन्यों से भिन्न मानती थी, इन द सेंस ऑफ ग्रेटनेस नहीं, महानता के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और जो उसका तरीका था, लुक जो थी, वो बिल्कुल अन्य लोगों से भिन्न थी। तो महानता की तो बात सोचने का सवाल ही नहीं उठता। टू हर, उनकी माँ के लिए, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और उनकी माँ को ऐसा लगता था कि उनके बेटे का जो सिर है वो काफ़ी बड़ा प्रतीत होता है, यानी अन्य बच्चों की तुलना में उनके बच्चे का जो सिर है वो बड़ा है। यानी कहने का मतलब वो एबनॉर्मल थे, नॉर्मल नहीं थे, एबनॉर्मल थे। तो ये जानकारी हमको मिली यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में। तो इससे तो ये प्रतीत होता है, इट सीम्स दैट अल्बर्ट आइंस्टीन्स अर्लियर लाइफ वॉज नॉट स्पेसिफिक, उनका जो प्रारंभिक जीवन काल था कोई विशेष नहीं था,
बल्कि उल्टे विशेष के बजाय एबनॉर्मल था, एक असामान्य स्थिति थी उनकी। सामान्य बच्चे की तरह भी वो नहीं थे। तो यहाँ हमें एक लेसन भी मिलता है, एक शिक्षा भी मिलती है, सबक भी मिलता है कि व्यक्ति अगर बचपन में अभाव या बचपन में एक विषम परिस्थितियों का सामना कर रहा है, या उसके फिजिकली वो इम्पेयर्ड है, फिजिकली वो विकलांग है, लेकिन अगर इरादे पक्के हों, कुछ करने का इरादा हो, मानसिक रूप से अगर वो कमज़ोर है, तो ऐसा नहीं है कि वो आगे जा कर के कुछ अच्छा नहीं कर सकता। आइंस्टीन की लाइफ कुछ ऐसा ही सबक हमको देती है। तो फर्स्ट स्टेंजा इसका देखा हमने, आगे देखें। एट द एज ऑफ 2.5, वो जब 2.5 यानी 2.5 साल के थे लगभग, उनकी उम्र जब 2 साल और 6 महीने थी, अर्थात कहने का मतलब 2.5 साल के जब वो थे, आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। ये देखिए, ये बड़ा ही अलार्मिंग था, बहुत ही चिंताजनक बात थी। 2.5 साल की उम्र के होने के बाद भी वो बात नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर पाते थे। When he finally did learn to speak, और लास्ट में जा कर के जब उन्होंने बोलना सीखा, did learn, एक जानकारी दी थी मैंने पहले आपको, अगर किसी भी सेंटेंस में डू या डज प्लस वर्ब फर्स्ट आ रहा है तो किसी भी बात को जोर दे करके कहने के लिए वर्तमान काल में, प्रेजेंट टाइम में ता तो है, ती तो है, उसी तरह से पास्ट में ता तो था, ती तो थी, इस तरह का भाव निकले तो जोर दे करके बताने की बात हो तो डिड प्लस वर्ब फर्स्ट लगता है। तो व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब वो अंततः उन्होंने सीख तो लिया, क्या करना, बोलना। ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो फिर और गड़बड़ थी क्या, सीख तो लिया, जैसे तैसे वो सीख गए, बट वहाँ भी गड़बड़ क्या हुई, वो कहते थे, अटर माने सेड, वो बोलते थे एवरीथिंग ट्वाइस, प्रत्येक चीज़ को 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें क्या करना है विद अदर चिल्ड्रन, अन्य बच्चों के साथ उन्हें क्या करना है, अन्य बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे खेलना है, वो भी उनको कोई जानकारी नहीं थे। तो वो मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थे, उन्हें दूसरों के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट नहीं आता था, और कुछ शारीरिक कमियां हमने देखी, बोलने में भी वो किसी भी वर्ड को 2 बार बोलते थे, और ये भी नहीं जानते थे कि अन्य बच्चों के साथ क्या किया जाए। एंड हिज प्लेमेट्स, और उनके जो प्लेमेट्स थे यानी खेल के साथी जो थे, प्लेमेट्स मेट्स मीन्स मैंने बताया था कॉमन बात, किसी भी शब्द में के पहले बाद में मेट लग जाए तो उसका मतलब साथी या फेलो, और उससे पहले जो चीज़ है उसका वो साथी, जैसे क्लास फेलो, क्लासमेट, कक्षा साथी, सहपाठी, उसी तरह प्लेमेट्स यानी खेल का साथी। कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, हो देखिए, और उसके जो साथी थे, खेल के साथी, वो उसे ब्रदर बोरिंग के नाम से जानते थे। तो याद रखेंगे इस बात को कि उनके बचपन में उनके जो साथी थे, खेल के साथी, उनको ब्रदर बोरिंग के नाम से, यानी वो बिल्कुल नीरस थे, किसी भी तरह से किसी चीज़ में उनकी रुचि नहीं थी, न ही किसी प्रकार से उनमें किसी चीज़ के प्रति आकर्षित करने का भाव, क्षमता भी उनमें नहीं थी। तो इसलिए उनके साथी उन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से जानते थे। सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ, और इसीलिए वो खुद ही अपने आप में खेलते थे, अकेले ही खेला करते थे। तो ये सेकंड पैराग्राफ जो है, इसमें हमने जाना कि किस तरह से उनकी जो अर्लियर लाइफ थी वो बिल्कुल एबनॉर्मल थी, अन्य बच्चों की तरह नहीं थी, बिल्कुल उससे हटकर थी। लेकिन ये विशिष्टता जो थी, ये विशिष्टता नेगेटिव थी, पॉजिटिव नहीं थी। अब यहाँ एक जानकारी है, न्यूज़पेपर में आई थी, उसकी जानकारी को हम शेयर करते हैं। ओटो न्यूगेवर द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, ओटो न्यूगेवर जो कि एंशियंट मैथमेटिक्स के इतिहासकार थे, टोल्ड, एक बार उन्होंने बताया एक कहानी, टोल्ड ए स्टोरी
उन्होंने एक कहानी सुनाई अबाउट द बॉय आइंस्टीन। किसके बारे में? आइंस्टीन के बारे में। दैट ही कैरेक्टराइज एज ए लीजेंड बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। आइंस्टीन के बारे में ये बताया दैट ही कैरेक्टराइजेज एज ए लीजेंड, कि उनको लीजेंड के रूप में जाना जाता है, बट दैट सीम्स फेयरली अनऑथेंटिक, लेकिन ये बात जो है बिल्कुल ऑथेंटिक नज़र आती है, बिल्कुल सही दिखती है। एज ही वॉज अ लेटर, हाँ, एज ही वॉज अ लेट टॉकर, हालांकि उन्होंने बताया कि वो लेट टॉकर थे, देर से उन्होंने बात करना शुरू किया। हिज पेरेंट्स, तो उनके माता पिता जो हैं वर वरीड, इस पर चिंतित थे। एट लास्ट, एट द, आखिरकार, एट द सपर टेबल, यानी रात्रिकालीन जो भोजन होता है उसको सपर कहा जाता है, लास्ट मील ऑफ द डे। एक दिन की बात है जब सपर टेबल पे थे वो। वन नाइट ही ब्रॉक हिज साइलेंस टू से, उन्होंने अपना चुप्पी जो है वो तोड़ी, ये कहने के लिए द सूप इज़ टू हॉट, ये बताने के लिए कि सूप जो है वो थोड़ा बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स, इस पर उनके माता पिता जो है बहुत ही उनको राहत मिली कि आखिरकार उनका बच्चा जो है बोलने लगा है। आस्क्ड वाई ही हैड नेवर सेड और वर्ड बिफोर, तो उसके पिताजी, माता पिता ने पूछा, बेटा इसके पहले तुमने कोई शब्द क्यों नहीं बोला? इतने बड़े हो गए हो तुम, अभी तक तुमने कुछ नहीं बोला, अब जाके बोला है? तो एल्बर्ट रिप्लाइड, तो एल्बर्ट ने उत्तर दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। बहुत ही बड़ा विचित्र सा जवाब दिया। यहाँ आकर के कुछ उनके महानता के गुण जो हैं हमारे सामने आ रहे हैं कि वो किस लेवल के उनके अंदर जीनियस, वो किस लेवल के जीनियस थे, टैलेंट था उनके अंदर, टैलेंटेड थे, वो चीज़ यहाँ पर आई। जब पूछा गया कि तुमने अभी तक क्यों नहीं बोला, इससे पहले तुम आज ही क्यों बोले तुम, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया, बिकॉज अप टू नाउ, कि अब तक एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई गड़बड़ थी नहीं, इसलिए जो है इन ऑर्डर था सब, कोई चीज़ गलत नहीं थी, इसलिए मैंने कोई कुछ कहने की ज़रूरत महसूस नहीं की। तो ये बड़ा स्पेशल जवाब था जो उनके टैलेंट को शो करता था। और अभी तक लोग ये समझ रहे थे कि वो बोलना ही नहीं जानते थे, लेकिन जब वो बोले तो बिल्कुल परफेक्टली बोले और ऐसा बोले कि सभी को चकित कर दिया। तो यहाँ आकर के थोड़ा सा जो उनके लाइफ में एक विशेष जो ग्रेटनेस के जो लक्षण हैं वो नज़र आए। तो ऑटो न्यूगिवेयर की जो ये बात अभी हमने जानी, इससे पता चलता है कि वास्तव में उनके लाइफ में शुरुआत में ज़रूर वो लोगों की नज़र में एबनॉर्मल थे, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया, अपनी बात कही, तो उनके महानता के लक्षण जो हैं वो जन्म से ही नज़र आने लगे। तो सेकंड लेसन हम सेकंड पैराग्राफ की चर्चा कर रहे थे, इस बीच ये एक छोटी सी जानकारी हमारे बीच आई, अब आगे देंगे इसको। और क्योंकि वो किसी भी बच्चे से मेलजोल नहीं रख पाते थे, इसलिए वो हमेशा अकेले ही खेला करते थे। ही प्लेड बाय हिमसेल्फ, खुद ही खेला करते थे, अपने लेवल पे ही खेला करते थे ज़्यादातर समय, मच ऑफ द टाइम। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल, उनकी जो रुचि थी विशेष रूप से वो मैकेनिकल टॉयज़ में थी, अर्थात कहने का मतलब उनको जो कोई यांत्रिक जो मशीनों से जो बने हुए जो टॉयज जो थे, खिलौने थे, वो उनको पसंद थे स्पेशली। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर, और हंसी भी आएगी और उनके इस टैलेंट का भी पता चलेगा कि उनका इस क्षेत्र में कितनी गहरी रुचि थी कि वो हर चीज़ को इस दृष्टिकोण से ही देखते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर माजा, अभी हमने चर्चा करी थी माजा के बारे में, कैरेक्टर के रूप में उनकी छोटी यंगर सिस्टर हैं ये। अपनी नवजात, न्यू बोर्न का मतलब नवजात जो सिस्टर हैं माजा को देख करके उन्होंने कहा, ही इज़ सैड टू हैव सेड, ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने ये बताया, कहा, फाइन, अरे वाह,
बट वेयर आर हर व्हील्स। अपनी सिस्टर को देख करके उन्होंने, जब वो नवजात सिस्टर उसकी जो थी उसको देख करके कहा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। अर्थात कहने का मतलब यहाँ इस लाइन से ये पता चलता है कि उनके दिमाग में हमेशा मशीन यानी मैकेनिकल थिंकिंग चलती रहती थी, मशीनों के बारे में वो आइडियाज़ रखते थे। तो इसलिए उन्होंने अपनी नवजात जो जीवित सजीव बहन जो थी उसको भी मशीन मानते हुए पूछा कि भाई इसके पहिया कहाँ हैं, इसके व्हील्स कहाँ हैं। तो यहाँ से कुछ हम तक हमारे लिए कुछ ऐसे संकेत मिलने शुरू हुए हैं जो ये बताते हैं कि उनकी विज्ञान के क्षेत्र में गहरी रुचि थी, मशीनों में उनकी रुचि थी, मैकेनिकल टॉयज़ में वो रुचि रखते थे। थर्ड जो इस पैराग्राफ है वो देखेंगे हम। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर। एक बार उनके हेडमास्टर जो हैं उनके स्कूल के, उन्होंने उनके पिता से कहा, व्हाट आइंस्टीन चोज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर। क्या कहा उनके पिताजी को हेडमास्टर साहब ने कि आपका बेटा चाहे किसी भी प्रोफेशन को चुने, किसी भी व्यवसाय को चुने, वुडंट मैटर, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अर्थात कहने का मतलब आपका बेटा जो है वो किसी भी तरह के प्रोफेशन को, व्यवसाय को चुन ले, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका ये मानसिक रूप से विकृत है, इसमें कोई टैलेंट नहीं है। बिकॉज, क्यों, उस कारण भी बताया, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो है ये चाहे कोई सा भी जॉब या कोई भी प्रोफेशन में रुचि ले, अडॉप्ट करे, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6। उसके बाद आइंस्टीन जो है वो वायलिन जो एक वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द का प्रयोग किया गया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इससे पूर्व भी हमने इसको डिस्कस किया था, इससे पहले भी वी हैव डिस्कस्ड इट मैनी टाइम्स। वायलिन एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना उन्होंने सीखना शुरू किया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो ऐसा करे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और उसके बाद वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली, गिफ्टेड, एमेच्योर का मतलब होता है डूइंग वन थिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रादर देन ए प्रोफेशन। यानी कोई व्यक्ति जो है अपने एन्जॉयमेंट के लिए, व्यक्तिगत एन्जॉयमेंट के लिए, अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए अगर किसी प्रोफेशन को एडप्ट करता है तो प्रोफेशन के बजाय खाली व्यक्तिगत आनंद के लिए अगर उसको अपनाता है तो उसको एमेच्योर कहा जाता है। अपनी पर्सनल रुचि के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो ये हमने जाना अभी कि शौकिया थे, कुल मिला के वो क्या थे, शौकिया वायलिनिस्ट, गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट बन गए वो बाद में। गिफ्टेड का मतलब प्रतिभाशाली, एमेच्योर माने शौकिया, और वायलिनिस्ट माने वीणा, वायलिन बजाने वाले। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपने इस कौशल को, स्किल को, इस आर्ट को, उन्होंने क्षमता को अपनी पूरी लाइफ में बरकरार रखा, मेंटेन रखा। तो ये थर्ड पैराग्राफ, जिसमें कुछ नेगेटिव बातें भी उनके बारे में आई और कुछ पॉजिटिव भी आई। जैसे कि हेडमास्टर का रिमार्क जो था, हेडमास्टर सर का जो रिमार्क उनके लाइफ के बारे में उनके पिता को दिया गया कि वो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। और वहीं एक ये जानकारी भी हमने जानी कि 6 साल की उम्र से उन्होंने वायलिन बजाना सीखा और बाद में वो एक गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट बन गए, और इसे उन्होंने अपने थ्रू आउट लाइफ जो है मेंटेन रखा। फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पुपिल।
लेकिन वो एक बुरे शिष्य नहीं थे। पुपिल माने डिसाइपल, बुरे शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, और फिर वो हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए म्यूनिक शहर गए, वेयर आइंस्टीन्स फैमिली, जहाँ आइंस्टीन का जो परिवार है, हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जहाँ आइंस्टीन का परिवार जो है चला गया था जब वो मात्र 15 महीने के थे, तभी इस शहर में उनका परिवार आके बस गया था। वहाँ की जो हाई स्कूल है वहाँ वो पढ़ने के लिए गए। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स, और वहाँ उन्होंने अच्छे अंक भी अर्जित किए, प्राप्त किए। इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, लगभग सभी सब्जेक्ट्स में उन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। एंड ऑफन आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, स्कूल के अंदर जो रेजिमेंटेशन था, ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, अति अनुशासन की जो प्रथा थी वहाँ पर। रेजिमेंटेशन का मतलब होता है, रेजिमेंटेशन का मतलब अति अनुशासन की बात, बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जो अनुशासन जो था उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उससे नफरत करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और इस कारण से उनके अध्यापकों के साथ आमतौर पर झगड़ा हो जाया करता था, क्लेश हो जाता। क्लेश का मतलब भिड़ंत हो जाती थी, झगड़ा उनका जो है आपस में हो जाया करता था। रेजिमेंटेशन मीन्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, वाद विवाद हो जाना, क्लेस्ट माने वाद विवाद हो जाता था, झगड़ा हो जाता था विद हिज टीचर्स। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल्ड, आइंस्टीन को लगा, फेल्ड सो स्टफल्ड, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्टफल्ड महसूस किया, अर्थात कहने का वो घुटन महसूस की उन्होंने। देयर स्कूल, अब स्कूल में उनको बहुत ही ज़्यादा घुटन सी, सफोकेशन टाइप महसूस होने लगी, घुटन सी महसूस, यानी बोरिंग लगने लगा हुआ। दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और फिर उन्होंने अच्छे के लिए विद्यालय छोड़ दिया। उनकी जो इंटरेस्ट था, यहाँ कारण ये देखिए स्कूल छोड़ने का, कि जो उनका इंटरेस्ट था वैसा कुछ भी उनको वहाँ नहीं मिल रहा था। उनकी साइंस में इंटरेस्ट थी, लेकिन वहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। तो ऐसे में उनका जो साइंस को लेकर के जो रुचि थी, विज्ञान को लेकर के, फिजिक्स को लेकर के जो उनकी रुचि थी, वो उसकी भूख पूरी नहीं हो पा रही थी, उसमें वो अपना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, उससे उनको और ज़्यादा जो जिज्ञासा थी उसकी, उनकी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने अच्छे के लिए उस स्कूल को छोड़ दिया। 5th पैराग्राफ देखते हैं। द प्रीवियस ईयर्स, पिछले साल, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, पिछले साल ही उनके माता पिता जो है मिलान शहर जाकर रहने लगे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने बेटे को रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया। किस शहर में? अभी जिसकी चर्चा की थी हमने, म्यूनिक में। और उनके माता पिता जो है पिछले साल ही अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ करके मिलान चले गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू his education in German speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich। फिर उसके बाद काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन ने अपनी इच्छा पूरी की कि वो अपनी शिक्षा को जारी रखे जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, अर्थात जर्मनी जहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती थी, उस स्विट्ज़रलैंड के शहर म्यूनिक में उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है जारी रखी। और ये जो जर्मन स्पीकिंग जो स्विट्ज़रलैंड था, ये अपेक्षाकृत
मोर लिबरल था देन म्यूनिक। म्यूनिक की बजाय, म्यूनिक शहर के बजाय जर्मन स्पीकिंग जो स्विट्ज़रलैंड की जो स्कूल थी वो म्यूनिक के बजाय थोड़ी सी उदार थी, यानी रेजिमेंटेशन जैसी स्थिति नहीं थी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वहाँ नहीं था, वहाँ थोड़ी लिबर्टी भी थी, लिबरल भी थे वो। अब 6th पैराग्राफ देखें। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। यहाँ उनके टैलेंट की बात हो रही है। आइंस्टीन जो है गणित में बहुत ही ज़्यादा हाईली गिफ्टेड थे, टैलेंटेड थे, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, उनकी रुचि फिजिक्स में भी थी, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल पूरी करने के बाद, स्कूलिंग पूरी करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के एक शहर ज्यूरिख में अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन। केवल साइंस ही एक वैसा विषय नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था जो इस डैशिंग यंग मैन को, यानी इस जोशीले युवक को प्रभावित करती हो, इस तेज और जोशीले एनर्जेटिक युवक को प्रभावित करती हो। ऐसी केवल साइंस ही नहीं थी। विद द वॉलरस मोस्टेक्स, जिसकी बड़ी ही वॉलरस मस्टास मीन्स मूछें, मुंह के दोनों और लंबी घनी झुकी हुई जो मूछें लिया हुआ ये जो युवक था, केवल उसको साइंस विषय ही प्रभावित नहीं करता था, इसका मतलब उनकी रुचि अन्य चीज़ों में भी थी। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। तो आज के लिए इतना ही बहुत। अभी आज आपको आइंस्टीन के अर्लियर स्टेज के बारे में हमने लाइफ के जानकारी दी कि किस तरह से उनकी जन्म हुआ, उसके बाद क्या क्या लक्षण दिखे, कैसे स्पेसिफिक जो साइन है उनके लाइफ के इंडिकेशंस दिखे, फिर स्कूल लेवल पे क्या हुआ, उसके बाद उनकी रुचि किन किन क्षेत्रों में थी वो जानकारी ली हमने, कहाँ कहाँ उन्होंने पढ़ाई की। तो आज के लिए इतना बहुत। धन्यवाद आपको देखने के लिए और सुनने के लिए। थैंक यू।